नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पाल स्वागत करता हूं आपका राजदेव एकेडमी में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बहुत ही जल्द हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास लाने वाले हैं। तो आज क्लास फर्स्ट है और फर्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन की सीरीज है और 10-10 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग लगातार लाते रहेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यूपी स्पेशल की पहली क्लास हुई। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश दिवस की बात करते हैं और किस दिन किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक, तो इसकी बात करेंगे तो हम लोग 24 जनवरी की बात करते हैं भाई। ठीक है, किसकी बात करेंगे? 24 जनवरी की बात करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश दिवस की बात करेंगे तो हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, अगर इसके विषय में जानकारी ले लें तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, 24 जनवरी को हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भाई 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, यानी कि आजादी के पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस नाम था और इसको हमने 24 जनवरी का इसका नाम परिवर्तन किया गया 1950 को। तब से हम लोग इस तिथि को इसको हम उस दिन के हिसाब से मनाने लगे, यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को पहाड़ी हिस्से को अलग कर 27वां राज्य उत्तरांचल बनाया गया। ठीक, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल यानी उत्तराखंड एक में था, इसको 9 नवंबर को अलग किया गया। 9 नवंबर 2000 को अलग किया, यानी पहाड़ी क्षेत्र को इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, तो अब से क्या मनाते हैं हम लोग? 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में बांटा गया है और इसमें कुल जिलों की संख्या बात करेंगे तो 75 की बात करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश जिले की बात कर लें तो कितने इसमें प्रेजेंट में 75 हैं और इनके 18 मंडल में इसको बांटा गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बांध हमारा नहीं है। भाई मेन क्वेश्चन तो यही होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं और लास्ट का क्वेश्चन में जो नहीं लिखा हुआ होता है उसको क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं, इसी में क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन लिखा है अहरौरा लिखा है। अच्छा, अहरौरा बांध भी हमारा उत्तर प्रदेश में है। अदवा की बात करेंगे तो अदवा भी हमारा उत्तर प्रदेश में है। बघेलखंड की बात करेंगे तो ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो यहाँ जो ऑप्शन 4 है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन यहाँ पर 4 की बात करेंगे, जो बंदुआ है, बंदुआ हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये हमारा बिहार में पड़ता है। भाई कहाँ पड़ता है? ये हमारा बिहार में पड़ता है। इसके बारे में जान लेते हैं। अहरौरा बांध मिर्जापुर में, ठीक है, 1995 में गैरई नदी में बनाया गया। ठीक, मिर्जापुर में बना हुआ है कौन सा? अहरौरा बांध। और ये इसकी जब निर्माण की बात करेंगे तो 1955 में इसको बनाया गया। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर अंधवा की बांध की बात करेंगे तो ये भी मिर्जापुर में है और इसे हम लोगों ने बनाया है 1978 में। ठीक है, सरकार द्वारा अंधवा नदी पर बनाया गया। किसने भाई? अगर इसकी नदी की बात करते हैं तो ये अंधवा नदी में बनाया गया। ठीक, बघेलखंड बांध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और कहां पड़ेगा भैया? बलरामपुर में पड़ता है। और इसकी जब बात करते हैं तो 1957 में इसको जमनोहा नदी में बनाया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश का है। हमने कहा बंधुआ बांध जो है बांका बिहार, ठीक, बांका बिहार का बांध है। अगर इसके निर्माण की बात करेंगे तो 1965 की बात करेंगे। इसका निर्माण जो है 1965 में हुआ और कहां पे हुआ भाई? बंधुआ नदी में बनाया गया ये बांध। ठीक है, जो हमारे उत्तर प्रदेश का एक बांध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है। ठीक है, अगर बात आएगी दुधवा, ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन यहां पर 4 दे रखे हैं।
पहला लिखा हुआ भाई सीतापुर, दूसरा है लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बहराइच। ठीक, अगर हम दुधवा की बात करें भाई, दुधवा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक, इसकी अवस्थिति जब हम लोग देखते हैं दुधवा की, हम लोग देखेंगे तो ये लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। जैसा कि हमने कहा कि कहां पर भैया, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। ठीक, इस पार्क की स्थापना 1958 में, अगर कोई आपसे पूछता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो हम बात करेंगे 1958 की बात करेंगे। यह विशेष पहले क्या था, दलदली हिरणों के लिए वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। और दुधवा नेशनल पार्क को 1987 में बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया। यानी जब टाइगर प्रोजेक्ट हमारा आया, ठीक है, जब हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आया तो उसको 1987 में इसको क्या कर दिया हमने, टाइगर बाघ अभयारण्य से इसको घोषित कर दिया गया, यानी टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से इसको हम लोग घोषित कर दिया। ठीक, अच्छा शामिल किया गया। ये बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है भाई। ठीक, कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि इस समय अभी तक इसमें जब बाघ संरक्षण किया गया तो अब इसमें लगभग बाघों की संख्या भी बढ़ गई है। नेक्स्ट डाटा आएगा तो उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया। अगर बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य और 1975 की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखा है किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर और चंबल। ठीक है, अगर हम वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, ठीक, तो भाई हमारा ये कतरनिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कतरनिया हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। कतरनिया वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश उत्तरी गंगा बहराइच जिले में 154.7 मील में फैला हुआ है कतरनिया। ठीक, अच्छा, वर्ष 1975 में स्थापित किया गया और वर्ष 1987 में इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। इसकी स्थापना हुई 1975 में और प्रोजेक्ट टाइगर में जब पूछा जाएगा कब शामिल किया गया, तो हम लोग बात करेंगे कि 1987 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। वर्ष 1957 में चंदौली जिले में इसे स्थापित किया गया। ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, चंद्रप्रभा की बात करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, अगर बात आती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्न से कौन सा कथन सही है, यानी आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, उनके बारे में बताना है कि ये स्टेटमेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और सही है कि नहीं। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट जो पहला लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ठीक, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हरित क्रांति की बात करेंगे तो हरित क्रांति हमारा जो है 1960 में प्रारंभ किया गया स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, और इसका प्रभाव अधिकतर पंजाब में देखा गया। अब हम लोग अगर पंजाब में देखा गया तो पंजाब से जो रिलेटेड क्षेत्र होंगे, यानी पंजाब से जो रिलेटेड उसके पास के जो राज्य होंगे, उसका असर उसमें ज्यादा पड़ गया। ठीक है, अगर हम पश्चिमी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, पश्चिम की बात करेंगे, तो जैसे हमारा उत्तर प्रदेश की मैप की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का मैप कुछ इस तरह बनेगा जाकर के। ठीक है, और इधर से हमारा ये दिल्ली लग जाएगा और दिल्ली से हमारा इधर क्या लग जाएगा, हमारा पंजाब, इधर ये हरियाणा लगा हुआ है। ठीक, ये तो अब सिंपल सी बात है, अगर पंजाब में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है,
तो इसके जो बगल वाले राज्य हैं, जाहिर सी बात है उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करेंगे, और अडॉप्ट करेंगे, जब अडॉप्ट करेंगे तो ये जो विकास है इधर ज्यादा बढ़ेगा। और दूसरी चीज ये भी देखते हैं कि राजधानी हमारी, ठीक है, दिल्ली है, तो दिल्ली से लगा हुआ, तो यहां पर हम लोग जितना समृद्धि यानी कि रोजगार के लिए हम लोग अधिकतर मनुष्य लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली की तरफ। तो ये रोजगार के मामले में भी कैसा है, संपन्न है। तो यहाँ लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, खेती पर कम निर्भर हुए, जॉब्स वगैरह देख ली, तो जाहिर सी बात है कैसा समृद्ध देखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी भी रहा है, जाहिर सी बात है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे भाई, 1 और 2। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र हरित क्रांति का प्रभाव अधिक देखा गया है, जैसे कि हमने बताया, ठीक है। इसमें हरियाणा पंजाब के समान तेजी से आर्थिक विकास हुआ है। जाहिर सी बात है हरित क्रांति का प्रभाव अगर हरियाणा में पड़ेगा, पंजाब में पड़ेगा, तो उसका जो लगा हुआ राज्य है यानी उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में उसका असर दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी, ठीक है, और किसने की थी भाई, स्वामीनाथन ने की थी। किसने की थी, स्वामीनाथन ने की थी। स्वामीनाथन का एक प्रयास था कि भारत को गेहूं में आत्मनिर्भर बनाना, तो हरित क्रांति में सबसे पहला प्रभाव गेहूं में देखा गया। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसकी बात करेंगे, स्वामीनाथन की बात करेंगे। और 28 सितंबर 2023 को स्वामीनाथन जी की मृत्यु भी हो गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई। 1960 में प्रारंभ किया गया, और तब से हमारे भारत में लगभग गेहूं में कैसा है, भारत गेहूं में आत्मनिर्भर है। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सही है। एक राज्य एक उत्पाद, एक राज्य और एक उत्पाद की बात करते हैं, एक राज्य और एक उत्पाद, ठीक। बागपत लकड़ी के खिलौने, अमेठी मूंज के उत्पादन, आगरा चर्म उद्योग, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े की बात करें। किसकी बात करें, कपड़े की बात करते हैं। तो भाई अगर हम लोग गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर हमारा रेडीमेड कपड़े में कैसा है, लगभग ठीक है। और आगरा में बात करेंगे चर्म उत्पादन भी हमारा ठीक है। अमेठी की बात करते हैं, मूंज के उत्पादन की बात करेंगे। और अगर बागपत की बात करते हैं, ठीक है, तो लकड़ी के खिलौने, अगर बागपत की बात करेंगे तो यहां पर लकड़ी के खिलौने नहीं मिलते हैं, यहां पर बात करेंगे तो हमारा घरेलू सामान, घरेलू सजावटी का सामान मिलता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर अगर बात की करेंगे तो एक सही नहीं है, तो यहां पर सही की जगह हम क्या कर देंगे, यहां पर हम लोग कर देंगे नहीं है, ठीक है, तभी क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है भाई। देखो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के सबसे छोटे जिले की बात करेंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा भाई, हापुड़ आ जाएगा। हापुड़ हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, ठीक। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। कुल इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे कितना भैया, 660 वर्ग किलोमीटर है इसका, हापुड़ का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 7680 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जनपद है। उसके बाद हम सोनभद्र की बात करेंगे, फिर हम हरदोई की बात करेंगे, फिर हम सीतापुर की बात करेंगे, फिर हम प्रयागराज की बात करेंगे। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हमारा महोबा होगा और सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा होगा, प्रयागराज होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक आबादी वाला जिला हमारा इलाहाबाद, ठीक, इलाहाबाद। चलिए आगे बात करेंगे, यानी अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला देखा जाएगा तो हमारा कौन सा आएगा, महोबा आएगा।
और उसके बाद हमारा अगर अधिक में देखेंगे कौन सा आ जाएगा, हमारा इलाहाबाद आता है। कौन सा आता है भाई, इलाहाबाद आता है। ठीक, और क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाएगा तो हम किसकी बात करेंगे, हापुड़ की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल सुमेलित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है सूर सरोवर आगरा, और लिखा हुआ है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, सरसई नाबर झील इटावा, और सुरिसर मानसर झील गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, अगर सुर सरोवर की बात करेंगे, सूर सरोवर की बात करेंगे तो आगरा में है, और हम बात करेंगे समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये मैनपुरी में है, और सरसई नावर झील हमारा इटावा में है, सुरिसर मानस झील हमारा जो है ये हमारा गोरखपुर में नहीं भाई। ठीक है, ये गोरखपुर में नहीं है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है भाई। ये वाला क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्वेश्चन यहां पर नहीं होना चाहिए था। ठीक, ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है। चलिए अगर इसकी बात करते हैं, रामसर स्थल अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है जिन्हें 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि आर्द्रभूमि पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया, यानी रामसर सम्मेलन बुलाया गया। ईरान के रामसर के नाम पर एक शहर है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। और भैया ये यूनेस्को द्वारा 1971 में अभियान चलाया गया कि लगभग जितने भी जो हमारे वेटलैंड हैं, यानी कि आर्द्रभूमियां हैं, यानी दलदली भाग, यानी झील भाग, यानी तालाब भाग जैसे भी हैं, उनको क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, जिससे हमारे पृथ्वी का जल स्तर घटेगा नहीं। यानी जल स्तर क्या होगा कि वाटर लेवल उसकी नीचे नहीं जाएगी, और कुछ जल का भी संरक्षण होगा। ठीक है, चलिए वर्तमान में भारत की अगर बात करते हैं तो 75 रामसर स्थल हैं। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो भारत में 75 रामसर स्थल, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हमारे 10। ठीक, सुरिसर मानसर झील भारत के केंद्र शासित प्रदेश अच्छा जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित है। ये जुड़वा झीलें के नाम से भी जानी जाती हैं, जैसा कि मैंने पीछे बता दिया कि ये सुमेलित नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारी कहां पड़ती है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ प्रिंटिंग में गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कौशल संस्थान, तो कौशल संस्थान हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू चलाया गया अभियान था। और अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, चूंकि बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ठीक है, ये कहाँ होगा भाई, कान्हेपुर में होगा, क्योंकि ऑप्शन इसके दूर दे रखे हैं चूंकि उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला कौशल विकास कार्यक्रम चालू किया गया, और 19 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई। इस संस्था की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की यात्रा के दौरान की थी। इस संस्था की स्थापना कौशल विकास मंत्रालय और सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की साझेदारी से की गई। यानी कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि भारत का जो युवा है, यंग युवा है, ठीक है, ये कैसा हो, लगभग आत्मनिर्भर हो, और आत्मनिर्भर में इन्होंने कौशल संस्थानों के तहत क्या किया,
लोगों को प्रशिक्षित किया इलेक्ट्रॉनिक सामानों में, जैसे लैपटॉप बनाना, कंप्यूटर बनाना, अन्य मशीनी चीज़ें, जिससे कैसा हो कि स्वरोजगार की ओर भारत अग्रणी आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं। देखा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम की बात करते हैं कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, तो भाई जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या आंकी गई। यानी कि 2011 के जो डाटा हम लोग उठाएंगे, अब नेक्स्ट जो डाटा हमारा आएगा 2020 में आना था, 21 में। ठीक है, तो 21 में होनी थी, अभी 21 में जनसंख्या का आकलन होना था, तो अब ये नेक्स्ट आएगा लगभग 24-25 तक हम लोग देखेंगे इसका आकलन, न्यू डाटा देखेंगे। अभी जो हम लोग डाटा देखते हैं 2011 के अनुसार ही देखते हैं। तो इसमें हम बिहार अगर बात करते हैं, बिहार राज्य में ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका आंकड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो हमारा 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम मिजोरम की बात करें तो हमारा 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का आंकड़ा देखा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब जो नेक्स्ट डाटा हम लोग पढ़ेंगे 24 का, ओके 24 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की ये 10 क्वेश्चन की श्रृंखला थी यूपी स्पेशल में। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे ऐसी 10 क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में। नमस्कार।